नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 के पाठ 15। पाठ का शीर्षक था दाज्यू। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। इस वीडियो के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जगदीश बाबू और मदन के बीच में अपनत्व की भावना ने जन्म लिया था। दोनों के बीच में अकेलेपन की खाई दूर हो चुकी थी, या फिर यूं कह सकते हैं दोनों के मध्य जो है वो अजनबीपन जो था उसकी खाई दूर हो चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे मदन जो है वह जगदीश बाबू को दाजू कह के संबोधित करता है, यानी बड़ा भाई कह के संबोधित करता है। अब जगदीश बाबू जब भी उसके कैफे में, छोटे से कैफे में चाय नाश्ता पानी करने के लिए जाते हैं, मदन तुरंत ही हाजिर हो जाता है उनकी सेवा के लिए। चूँकि वह उसके गांव के निकट के क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपने आसपास के रहने वाले क्षेत्र के लोगों से एक विशेष प्रकार का लगाव होता ही है, स्वाभाविक होता है। तो अब हम आगे की कहानी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। होता यूँ है कि जगदीश बाबू जब दोनों के बीच में जब सवालों का जो सिलसिला जारी हुआ था, उसके उत्तर में पता चला था कि जगदीश बाबू और मदन दोनों ही आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। दोनों में अपनत्व की भावना ने जन्म ले चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को अब अकेलापन महसूस नहीं कर रहे थे, ना ही अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे। तो होता यह है कि 2-4 दिन के बाद ये सब घटना होती है। उसके 2-4 दिन बाद जगदीश बाबू दोबारा कैफ़े में चाय पीने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो चाय पीने के लिए जाते हैं, वह अपनी कुर्सी पर, जहाँ कोने में पड़ी हुई एक टेबल पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। वैसे ही मदन उनके सम्मुख प्रकट हो जाता है, उनके सम्मुख पहुंच जाता है और कहता है, उनको पहले अभिवादन करता है कि जय हिंद दाजू। फिर कहता है मतलब मदन फिर कहता है कि दाजू आज तो बहुत ठंड है, आज ठंड बहुत है। उसने फिर कहा, मदन ने फिर से कहा कि दाजू क्या यहाँ भी यानी बर्फ पड़ेगी। यानी कि पहले तो उसने कहा कि यहाँ बहुत ठंड है, फिर से वह प्रश्न करता है कि दाजू क्या यहाँ भी बहुत ठंड पड़ेगी, यहाँ भी बहुत सर्दी पड़ेगी, क्या यहाँ बर्फ़ गिरेगी। फिर उसका दूसरा फिर सवाल था कि दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाया था। मदन कहता कि दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाया था। तभी ये प्रश्न करता है, तभी दूसरी तरफ से कैफ़े में और सारे लोग बैठे हुए हैं, तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है बॉय, यानी कि बाकी के सब लोग थे। बाकी के कैफ़े में आने वाले जितने भी लोग थे वो मदन को बॉय कह के संबोधित करते थे। जैसे आपने देखा है कभी कभी आप जब कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे जो बाल श्रमिक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई छोटू कह के संबोधित करता है, छोटू अक्सर कहा जाता है। तो इसको मदन को बॉय कह के संबोधित कर रहे थे। तो कहीं दूसरी टेबल से आवाज़ आई बॉय। तो जब तक जैसे ही मदन ने वो आवाज़ सुनी, वह तुरंत उस टेबल पर पहुंच गया जहां से वह आवाज़ आई थी। ऑर्डर लेकर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता गया, यानी जैसे ही दूसरे टेबल से आवाज़ आई बॉय, वह वहाँ पहुँचा, उनसे ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेके जा ही रहा था, वैसे जाते ही उसने दाजू से पूछा, जगदीश बाबू से पूछा कि दाजू मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। फिर दाजू ने कहा कि पानी ले आओ। तुरंत ही मदन ने कहा कि लाया दाजू। यानी कितना अपनत्व था वह उसके लिए। उन जगदीश बाबू की सेवा करने के लिए जो मदन है वो काफ़ी तत्पर था। उसे काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती थी कि ये तो मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं, इनकी सेवा करूंगा तो उन्हें काफ़ी प्रसन्नता, यानी मदन को काफ़ी प्रसन्नता होगी। लाया दाजू शब्द से उतनी ही आतुरता और लगन से दुहारता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। फिर उदाहरण देते हैं कि लाया दाजू यानी बड़े भाई। तो जो जगदीश बाबू ने कहा था कि पानी लाने के लिए कहा था, तो प्रत्युत्तर में मदन ने कहा कि लाया दाजू। अब लाया जो दाजू था इतनी आतुरता से या इतनी उतावलेपन से वह जवाब देता था, उसकी सेवा व इतना प्रेम मदन के हृदय से झलकता था, जैसे मानो काफ़ी समय के बाद एक बेटा अपने गांव जाता है तो गांव जाने पर जो उसकी माँ है वह यह अपने बेटे के हाथ
चूम लेती है, वह एक माँ अपने बेटे के हाथ चूम लेती है। तो इसका उदाहरण देते हुए बताया है लेखक ने कि उतनी ही आतुरता से जो मदन जो है वे दाजू की सेवा में लगा था। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू ऐसे ही चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन यानी अकेलापन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं बल्कि सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था। यानी कि जो मदन जो है बार बार जगदीश बाबू को दाजू कह के संबोधित करता था, दाजू कह के संबोधित करता था, अब जगदीश बाबू को वह अच्छा नहीं लगता था। यह मदन था कि दूसरे टेबल पर भी से भी दाजू पुकारता था, यानी कि वह कैफे में कहीं भी होता वहीं से चिल्लाने लगता है दाजू, और यही सब जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लग रहा था। आगे देखते हैं, फिर जब वो दाजू कह के पुकारता था तो एक बार जगदीश बाबू ने उसे बुलाया कि मदन इधर आओ। मदन कहता है कि आया दाजू। फिर जो जगदीश बाबू हैं वो कहते हैं दाजू शब्द की आवृत्ति पर, दाजू शब्द की आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार। तो दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्य वर्गीय संस्कार जाग उठे। मध्य वर्गीय संस्कार, अब मध्य वर्गीय संस्कार ही क्यों कहा गया है, इसका तात्पर्य है उच्च वर्गीय संस्कार, निम्न वर्गीय संस्कार, एक मध्य वर्गीय संस्कार। मध्य वर्गीय संस्कार जो होते हैं या मध्य वर्गीय जो लोग होते हैं उनके अंदर अहम भाव बहुत होता है, उनके अंदर अहम भाव बहुत अधिक होता है। तो इसी अहम भाव से ग्रसित थे, चूँकि मध्य वर्ग के थे तो अहम भाव का मैं का होना अत्यावश्यक था, यानी कि जगदीश मोहन में अहम भाव भी कूट कूट के भरा था। इसी अहम भाव के चलते उन्हें मदन के द्वारा दाजू कहलाना, दाजू कह के पुकारना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। फिर वो कैफे में बैठे ही थे कि मदन ने फिर कहा कि दाजू चाय लेके आऊं क्या? तो फिर जो जगदीश बाबू उन्होंने कहा कि चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। उन्होंने खींचते हुए चिल्लाते हुए उन्होंने मदन पर गुस्सा जाहिर करते हुए चिल्लाते हुए चिड़चिड़े स्वर में कहा कि ये दाजू दाजू क्या चिल्ला रखा है, तुम दिन रात दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें किसी की इज्जत का सवाल नहीं है, तुम हमेशा दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो। अहम भाव जो कि जगदीश बाबू के अंदर था, और उसी अहम भाव के चलते उसने मदन के हृदय में जगदीश बाबू के लिए बड़े भाई जैसा जो प्यार था उसको क्या किया, उसको प्यार को चूर चूर कर दिया। जब वो मदन पे चिल्लाए कि क्या दाजू लगा रखा है, किसी की प्रेस्टीज का तुम्हें सवाल नहीं, यानी कि जगदीश बाबू अपने आप को दाजू कहलाना पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में जब ज़्यादा हो गया, जब वो बच्चा ज़्यादा ही अपना प्यार दिखाने लगा जगदीश बाबू को, तो उनसे वह बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। जगदीश बाबू ने ये कहा और उनके क्रोध के कारण उनका मुंह लाल हो गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। शब्दों पर अधिकार रहने का मतलब है उनके मुंह से जो निकल रहा था उस पर उनका अधिकार नहीं था। गुस्से में वे कुछ भी बोले जा रहे थे। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उसे ध्यान नहीं था, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन इतना 9-10 साल का बच्चा, उसे नहीं पता था कि प्रेस्टीज इज्जत क्या होती है। उस छोटे से अबोध बालक में तो सिर्फ अपनत्व ही देखता है। छोटे बच्चों को देखा है, उन्हें अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वही मदन के साथ भी था। मदन भी बहुत ज़्यादा जगदीश बाबू को अपना समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि इज्जत क्या होती है, प्रेस्टीज क्या होती है, वह उसे समझ में नहीं आता था। मदन को जगदीश बाबू मतलब उनके व्यवहार से, उनके जगदीश बाबू के क्रोध होने से ही मदन समझ गया कि ये नाराज़ हैं और ये दाजू कहलाना पसंद
नहीं करते। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट पहुंची। मदन के साथ जगदीश बाबू ने जो कठोर शब्द बोले थे उनसे उसके मदन के हृदय पर बहुत आघात हुआ, उसे काफ़ी चोट पहुंची और मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर के रोने लगा। और फिर जब उसके हृदय को, मदन के हृदय को काफ़ी आघात पहुंचा जगदीश बाबू की कठोर बातों से, तो उसने अपना जो मैनेजर था उनसे बहाना बनाया कि उसे दर्द हो रहा है और कोठरी में जाके सिसक के रोने लगा। बहुत रोया और घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था, यानी कि स्वाभाविक ही था। एक बार फिर इस पंक्ति को पढ़ता हूँ कि घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। आमतौर पर यही होता है, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के किसी और जगह जाता है और वहाँ पर उसे अपने ही देश का कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे खासा लगाव होता है, उससे एक खासा लगाव होता है और वह अपनेपन का प्रदर्शन करना चाहता है। और यही मदन के साथ हुआ। उसने अपनेपन का प्रदर्शन उसने किया, अपना प्यार बहुत जताया जगदीश बाबू के लिए, लेकिन जगदीश बाबू को ये उतना प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी इज्जत के चलते, अपने अहम भाव के चलते। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया था। यानी कि जब जगदीश बाबू ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा, चिल्लाया, तो उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मदन को इस बात का एहसास हुआ कि जैसे आज किसी ने बलपूर्वक अपनी माँ की गोद से उसे खींच लिया हो, अपने बाबा की बाहों से उसे ज़बरदस्ती खींच लिया हो, या दीदी की आंचल की छाया से उसे बलपूर्वक खींच लिया हो, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। परंतु भावुकता जो होती है वो स्थायी नहीं होती है, वो हर समय नहीं रहती। एक समय के बाद, एक परिस्थिति के बाद जो भाव होते हैं हृदय के, मन के, वो बदल जाते हैं। रो लेने पर, यानी फिर वह रोता रहा, उसका मन जो है थोड़ा शांत हुआ और रो लेने पर अंदर की घुमड़ती हुई वेदना आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी कि जब वो भावुक था उस समय पे निर्णय लेना, मदन जब बहुत रो रहा था तो अपने अंदर की जो वेदना थी, अपने अंदर का जो कष्ट था, अपने अंदर की जो मदन के हृदय के अंदर की जो पीड़ा थी, जो व्यथा थी, उस पीड़ा में उसने उस सभी पीड़ा को अपनी आंखों से आंसुओं के माध्यम से उसको पीड़ा को बाहर निकाल दिया। और फिर निश्चय करता है, फिर उस समय जो निकाला था, वो निकालते समय वो जो निर्णय लेता है वह काफ़ी सटीक होता है, काफ़ी विवेकपूर्ण होता है। ना कि जब आप भावुक होते हैं तब, यानी कि जगदीश बाबू का मदन से मिलना और मदन द्वारा आत्मीयता का भाव बहुत ज़्यादा प्रकट करना, उस समय पर जो निर्णय लिया जाता है। और जब मदन को काफ़ी चोट पहुंची और अब वो अपनी जो वेदना थी, अपने जो पीड़ा को आंसुओं के माध्यम से बाहर निकाल रहा था, तो आंसुओं के माध्यम से अपनी पीड़ा को बाहर निकालते उसने जो डिसीजन लिया था वह काफ़ी विवेकपूर्ण था। अब अपनी पीड़ा को आंसुओं के माध्यम से बाहर निकालने पर उसने निर्णय लिया कि मदन ने निर्णय लिया कि अब वह जगदीश बाबू को दाजू कहकर संबोधित नहीं करेगा। जगदीश बाबू से अब वह कोई मतलब नहीं रखेगा। जब जगदीश बाबू अब उन्हीं आम व्यक्तियों की तरह हैं जो रोज़ उस छोटे से कैफ़े में चाय पीने या नाश्ता करने के लिए आते हैं। अब जगदीश बाबू भी एक आम व्यक्ति हैं जैसे और सभी वहाँ आते हैं। यानी कि अब मदन और जगदीश बाबू के मध्य जो अपनत्व की भावना थी वह बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। फिर उसने जो निर्णय लिया था कि अब वह
जगदीश बाबू से कोई खासा मतलब नहीं रखेगा, वह उनके सिर्फ एक ग्राहक हैं, ग्राहक की तरह ही व्यवहार करेगा। मदन पूर्ववत पहले की तरह काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े में जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन की, यानी दूसरे दिन जब जगदीश बाबू उस कैफ़े में जा रहे थे, छोटे से कैफ़े में जा रहे थे जहाँ मदन काम करता था, अचानक से जगदीश बाबू की मुलाकात उनके बचपन के सहपाठी हेमंत से हुई। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले। अचानक से उनकी मुलाकात हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। जाहिर सी बात थी, अब जो मदन जो है वो जगदीश बाबू से अब दूर रहना चाहता है, क्योंकि जगदीश बाबू ने उसके दिल को, उसके हृदय को काफ़ी आघात, काफ़ी चोट पहुंचाई थी। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजी कहा, जो कि पहले कहता था। पहले जगदीश बाबू जब भी कैफे में जाते तुरंत मदन कहता क्या लाऊं दाजी। आज उसने ऐसा नहीं कहा, स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। और फिर जब मदन ने नहीं पूछा तो स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी दाजू नहीं लेके आया। तब भी दाजू एक बार में नहीं लेके आया, जो कि पहले तुरंत ही लेके आता था। और लाया दाजू कहने की अपेक्षा उसने लाया दाजू जब कहता था पहले, अब वह लाया दाजू उसने नहीं कहा। अब उसने क्या कहा? उसने कहा लाया साहब, यानी कि उसका जो प्रेम था जगदीश बाबू के प्रति वह बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अब जगदीश बाबू उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक थे, दुकान उसके कैफ़े में आने वाले ग्राहक थे। उन ग्राहकों को मदन सभी ग्राहकों को साहब कह के संबोधित करता था। आज जगदीश बाबू को भी साहब कह के संबोधित किया और कहा कि लाया साहब। जैसे ऐसा लग रहा था दोनों अपरिचित हों, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ऐसा माहौल बन गया था। और जगदीश बाबू को जो मित्र हैं, जिनका नाम मैंने बताया आपको हेमंत, तो हेमंत ने जगदीश बाबू से कहा कि शायद पहाड़िया जान पड़ता है, शायद ये बच्चा जो है वो पहाड़िया है, पहाड़ पे रहने वाला है। उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा। तो जगदीश बाबू ने कहा कि हाँ, जगदीश बाबू ने उत्तर दिया कि हाँ ये पहाड़िया ही है। और फिर जगदीश बाबू ने वार्तालाप का जो विषय था, यानी वार्तालाप का अभी तक विषय जो बना हुआ था वो मदन बना हुआ था, क्योंकि उसके बारे में चर्चा हो रही थी ये कहाँ का रहने वाला है। जगदीश बाबू ने तुरंत टॉपिक चेंज किया, तुरंत ही टॉपिक चेंज कर दिया, यानी वार्तालाप का जो विषय सब है बदल दिया। मदन चाय लेके आया था। वैसे ही जो हेमंत हैं उन्होंने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के। हेमंत ने एहसान जताते हुए गरज से पूछा। कुछ ही क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन सा छा गया। गंभीर छाने वाली बात ही थी, क्योंकि अब मदन और जगदीश बाबू के मध्य कोई संबंध नहीं रह गया था। तो जगदीश बाबू भी खामोश, और इधर आपका जो 9-10 साल का जो बच्चा है जिसका नाम है मदन, अब वह भी खामोश था। तो टेबल पर सामने अब क्या है, सन्नाटा छा गया था, यानी मौन पसर गया था। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रहीं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगीं। विगत मतलब पुरानी स्मृतियां, पुरानी यादें। उसके जो मदन है उसकी हृदय में, उसके मन में अब पुरानी स्मृतियां दौड़ने लगीं। कुछ समय था जब भी जगदीश बाबू वहाँ आते थे तो वह कहता था कि दाजू कह के संबोधित करता था और बड़े प्यार से उनकी सेवा करता था। ये सब उनकी स्मृतियाँ मदन के दिमाग में चलने लगीं और तरह तरह के प्रश्न कहता था कि क्या लाऊं दाजू, आज आपने खाना कम खाया, या आपने कल खाना कम खाया, आज मौसम कैसा है। ये सभी प्यार भरी बातें उनके बीच होती थीं। ये अभी तक मदन के दिमाग में कौंध रही थीं। और जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, यानी कि जैसे ही
फिर जगदीश बाबू जो कि अपनी नीचे प्लेट की तरफ निगाह जमाए हुए थे, वैसे जैसे ही उन्होंने मदन की तरफ आंख उठा के देखा, वैसे उन्हें लगा कि शायद ज्वालामुखी फट सकता है। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया कि नाम क्या है तुम्हारा। उसने फिर से, हेमंत ने फिर मदन से प्रश्न किया कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। फिर मदन ने जवाब दिया कि साहब यहाँ लोग मुझे बॉय कह के बुलाते हैं, जो कि आम तौर पे और लोग बुलाते थे, मदन नाम से उसे नहीं बुलाते थे क्योंकि उसका नाम कोई नहीं जानता था। तो बॉय कह के ही मदन को संबोधित करते हुए तो उसने बड़े रुष्ट स्वर में कहा कि साहब मुझे यहाँ के लोग बॉय कह के संबोधित करते हैं या मुझे बॉय कह के बुलाते हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया, यानी कि वह उनसे बात नहीं करना चाहता था। वह अपने हृदय को दोबारा से चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जिस प्रकार जगदीश बाबू ने उसके हृदय को काफ़ी चोट पहुंचाई थी, तो वह अब दोबारा से ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहता था कि कहीं उसे आगे चल के दोबारा कोई व्यक्ति उसके हृदय को आघात न पहुंचाए। और आवेश में मदन जो है वह छोटा सा उत्तर दे के चला गया कि उस साहब लोग उसे बॉय कह के बुलाते हैं, और वह वहाँ से चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया, और उसी गुस्से में वह वहाँ से चला गया। उसके चेहरा उसका लाल हो चुका था और वह और भी सुंदर लग रहा था। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा शेखर बाबू जी ने एक छोटी सी कहानी यहाँ आपके सम्मुख रखी दो, और इस माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि आपकी प्रेम भरी वाणी, किसी व्यक्ति की प्रेम भरी वाणी, यानी कह सकते हैं अपनत्व भरे दो शब्द दो अपरिचित लोगों में भी अपनत्व की भावना को जगा सकते हैं, और यहीं एक कटुवाणी कड़वे शब्द दो परिचित लोगों को भी अपरिचित बना सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हमने देखा शेखर जोशी के इस पाठ में कि किस प्रकार दाज्यू यानी कि जगदीश बाबू और मदन के बीच में जो संबंध था, पहले काफ़ी अपनत्व की भावना थी, बाद में दोनों जो है कड़वे शब्दों से, जगदीश बाबू के कहे हुए कड़वों शब्दों से दोनों के बीच में वह संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पाठ से आपको सीख ये मिलती है कि आप हमेशा प्रेम से बोलिए, लोगों के साथ सम्मान से बात कीजिए, अपनत्व की भावना रखिए। धन्यवाद।